नमस्कार। एनसीईआरटी क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके पार्ट 1 में इसकी पहली क्लास में हमने एल्डिहाइड और कीटोन के नॉमेनक्लेचर के बारे में जाना, उसके हमने फार्मूला के बारे में जाना। हमने ये सीखा कि कार्बोनाइल कार्बन से यदि हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है आवश्यक रूप से और दूसरे कोई भी समूह हो सकता है एल्काइल अथवा एराइल, तो वो एल्डिहाइड कहलाता है। यदि दोनों एल्काइल और एराइल ग्रुप जुड़े हुए हों कार्बोनिल समूह से तो वो कीटोन कहलाता है। यदि एक तरफ OH ग्रुप जुड़ा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसके साथ हमने यह भी जाना कि OH समूह के स्थान पर यदि Cl, NH2, OR या OCOR आता है तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न या डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। फिर हमने उसके बाद पिछली क्लास में ये जाना था कि एल्डिहाइड और कीटोन की नॉमेनक्लेचर क्या है, इनका नामकरण किस प्रकार से दिया गया है। हमने देखा था कि एल्डिहाइड के सफिक्स के रूप में हम एल लगाते हैं और कीटोनों में सफिक्स के रूप में ओन लगाते हैं। फिर हमने एल्डिहाइड और कीटोन की जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखी थी, ऐसी विधियां देखी थी जिनसे कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाए जा सकते हैं। फिर हमने कुछ विधियां ऐसी भी देखी जिनसे केवल एल्डिहाइड बनाए जा सकते हैं और कुछ विधियां ऐसी देखी जिनसे कीटोन बनाए जा सकते हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, भौतिक गुण क्या हैं, हमें ये सीखना है। इसके अलावा इसकी केमिकल रिएक्शंस कौन कौन सी हैं, किस प्रकार की ये रिएक्शन दिखाते हैं, ये न्यूक्लियोफिलिक इसमें एडिशन रिएक्शन किस प्रकार से होती है, और कुछ हमें नेम रिएक्शंस के बारे में भी इसमें विस्तार से हमें पढ़ना है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, इन रिएक्शंस को देखते समय आप इसकी क्रियाविधि को ध्यान से देखें कि इसकी मैकेनिज्म किस प्रकार की है। इसमें स्लो स्टेप में किसका एडिशन हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल का हो रहा है या इलेक्ट्रोफाइल का हो रहा है, कौन सा सॉल्वेंट काम आ रहा है, इंटरमीडिएट के रूप में क्या बन रहा है, लिविंग स्पीसीज क्या है, क्योंकि ये सब कंपटीशन एग्जाम्स में पूछते हैं। तो इन रिएक्शन को देखते समय, समझते समय आप इन बातों का विशेष ध्यान रखें कि यहाँ पर रिएजेंट कौन सा है, इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, लिविंग स्पीसीज क्या है, अटैकिंग स्पीसीज क्या है, किस प्रकार की स्ट्रक्चर बन रही है, कौन से प्रकार की अभिक्रिया है, इसको हमें बहुत गहराई से ध्यान से समझने की ज़रूरत है। भौतिक गुण रूम टेम्परेचर पर मेथेनॉल गैस के रूप में होती है, यानी कि HCHO रूम टेम्परेचर पर एक गैस है। एथेनॉल एक वाष्पशील द्रव है और अन्य एल्डिहाइड और कीटोन रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अथवा सॉलिड होते हैं। यहाँ बात समझने की कोशिश करो। देखो, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता जाता है, अणु भार बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे कोई भी पदार्थ का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाता है। तो इसी प्रकार से हम देख रहे हैं मेथेनॉल एक गैस है। जो हम एथेनॉल की बात कर रहे हैं वो कैसा है, वाष्पशील द्रव है, यानी कि वो बहुत जल्दी वोलेटाइल हो जाता है, लिक्विड है। और जैसे जैसे इसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता चला जाएगा, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल तक जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता चला जाएगा और बाद में जाकर ये सॉलिड हो जाते हैं। कीटोन की बात करें तो सबसे पहला जो कीटोन है वो है प्रोपेनॉन। कम से कम 3 कार्बन चाहिए। प्रोपेनॉन एक लिक्विड है और उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता चला जाता है, ये इनकी जो वोलेटिलिटी है वो कम होती जाती है, इनके बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाते हैं और अंत में जाकर या बहुत अधिक जो अणुभार वाले एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं वो सॉलिड हो जाते हैं। एल्डिहाइड और कीटोनों के क्वथनांक समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बन और ईथर से अधिक होते हैं। यह एल्डिहाइड तथा कीटोन में डाइपोल मोमेंट के कारण जो एक वीक इंटरेक्शन बनता है मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में, अणु और अणु के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स उत्पन्न होता है उसके कारण से है। जैसे हाइड्रोकार्बन में मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स उतना अधिक नहीं होगा, वांडरवाल बॉन्ड उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे जितने कि इसमें होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो कार्बोनाइल कार्बन और ऑक्सीजन है उसमें एक डाइपोल क्रिएट हो जाता है और डाइपोल क्रिएट हो जाने के कारण से, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के कारण से, दो मॉलिक्यूल में आपस में इंटरेक्शन के कारण से इनमें जो मॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो हाइड्रोकार्बन और ईथर की तुलना में बढ़ जाते हैं, यानी कि मॉलिक्यूलर एसोसिएशन बढ़ जाता है। उसके कारण से एल्डिहाइड और कीटोन के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग उसी अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन और ईथर की तुलना में अधिक हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछे किस कारण से होते हैं तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन के निम्नतर सदस्य जैसे मेथेनॉल, एथेनॉल और प्रोपेनॉल जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं
इस कारण से ये जल में घुल जाते हैं। यहाँ आप समझने की कोशिश करें, देखें कि ये जो कार्बोनाइल कार्बन है, इसमें देखिए कार्बन ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन क्या हो गया पार्शियली नेगेटिव चार्ज। ये वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, एक मॉलिक्यूल यहाँ जुड़ गया, दूसरा मॉलिक्यूल इस पे से जुड़ गया, तो ये मिलकर क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। यह आप जानते हैं, आप पढ़कर आए हैं, जो भी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा वो सॉल्युबल हो जाएगा। वैसे हम क्या पढ़ते थे, हम पढ़ते थे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर सॉल्युबल या पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। लेकिन ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके बाद भी वाटर सॉल्युबल है। क्यों है? क्योंकि यह जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। लेकिन यहाँ हमें एक बात समझनी है, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ता चला जाएगा, और जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे इसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि जो एल्काइल ग्रुप है उसमें तो पोलैरिटी है नहीं, तो जितनी पोलैरिटी कम होती जाएगी पूरे मॉलिक्यूल में, उसके कारण से इसकी वाटर सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाती है। तो जो इनिशियल मेंबर्स हैं जैसे मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉन, हम इसकी बात कर रहे हैं, वो तो वाटर सॉल्युबल होते हैं। जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप बढ़ता चला जाता है इनकी वाटर सॉल्युबिलिटी तेज़ी से घटती जाती है। सभी एल्डिहाइड और कीटोन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जैसे बेंजीन, ईथर, मेथेनॉल, क्लोरोफॉर्म में आसानी से घुल जाते हैं, क्योंकि हमने कहा था लाइक डिजॉल्व्स लाइक का सिद्धांत है, समान समान को घोलता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे ईथर, बेंजीन, मेथेनॉल, क्लोरोफॉर्म इनमें सॉल्युबल हो जाएंगे। ये जो लोअर एल्डिहाइड्स हैं इनमें बहुत इरिटेटिंग स्मेल होती है, तीक्ष्ण गंध होती है। आप अगर देखें एस्टेल्डिहाइड में बहुत तीक्ष्ण गंध होती है। यह भी आपको पता होगा, ये जो मेथेनॉल है इसका जब हम 40% एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं जिसको फॉर्मेलिन कहते हैं, फॉर्मेलिन, तो फॉर्मेलिन भी जो छोटे जो जीव जंतु होते हैं उनको प्रिजर्वेटिव के रूप में काम में लेते हैं। बहुत इरिटेटिंग स्मेल होती है इसमें, कीटोन में नहीं होती। जैसे अपन एसीटोन की बात करें तो एसीटोन जो सबसे पहला मेंबर है उसमें इरिटेटिंग स्मेल नहीं है, वो नेल पॉलिश रिमूवर के जो रूप में काम आ रहा है ना, वो एसीटोन ही है, तो उसमें इरिटेटिंग स्मेल नहीं है। जो कि एल्डिहाइड्स हैं उनमें एक बहुत तीक्ष्ण गंध होती है। जैसे जैसे अणुओं का आकार बढ़ता चला जाता है इसकी जो स्मेल की तीक्ष्णता है वो क्या होती है, कम होती चली जाती है, बल्कि ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, सुगंध में बढ़ती चली जाती है। प्रकृति में पाए जाने वाले अनेक एल्डिहाइड और कीटोन का उपयोग एक फ्रेग्रेंस के रूप में, सुगंध के रूप में और सुरुचि कर्मकों में सम्मिश्रण के रूप में किया जाता है। अब इसकी केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। केमिकल रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नाभिक रागी ध्रुवीय कार्बोनिल समूह के इलेक्ट्रॉन रागी कार्बन पर उस दिशा से आक्रमण करता है जो कार्बोनिल कार्बन के sp2 संकृत कक्षकों के तल के लंबवत होती है। यहाँ आप इस बात को देखो, समझने की कोशिश करो। हमने पिछली क्लास में क्या कहा था कि C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप है, इसमें कार्बन कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज पार्शियली, और ऑक्सीजन हो गया पार्शियली नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ समझे, देखो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो तो किसके पास आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है उसके पास आएगा, और न्यूक्लियोफाइल किसके पास आएगा, कार्बन के पास। अब और इस बात को गहराई से समझो। अब बात ये आती है कि पहले इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा या पहले न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा। तो यहाँ ध्यान रखें, पहले यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है। न्यूक्लियोफाइल क्यों जुड़ता है उसको समझें। न्यूक्लियोफाइल किससे जुड़ेगा, कार्बन से। कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। तो पहले न्यूक्लियोफाइल जब कार्बन पर जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा कार्बन पर जुड़ेगा। न्यूक्लियोफाइल कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज, या उस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, किस पर जुड़ेगा, कार्बन पर। तो ऐसे समय में जो इंटरमीडिएट बनेगा जिसमें कार्बन से जुड़ा हुआ न्यूक्लियोफाइल और ओ नेगेटिव, ये कंपैरेटिवली स्टेबल होगा, बजाय कि पहले मानो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाए किस पर, ऑक्सीजन पर, और कार्बन रह जाए पॉजिटिवली चार्ज। तो क्या होगा, कार्बन का यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। बात समझ में आ रही, कार्बन के केवल 6 इलेक्ट्रॉन रह गए, जबकि इससे पहले जो इंटरमीडिएट बना था उसमें कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट था और ऑक्सीजन पर भी नेगेटिव चार्ज होने के कारण से उसका ऑक्टेट कंप्लीट था। तो यदि न्यूक्लियोफाइल पहले जुड़ता है तो उससे बना हुआ इंटरमीडिएट ज़्यादा स्थायी होता है बजाय कि पहले ऑक्सीजन के जुड़ने से। ये बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात समझें कि चूंकि पहला स्टेप स्लो स्टेप है और स्लो स्टेप रिडिटरमाइनिंग स्टेप है, और इसमें चूंकि न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है, इसीलिए इस प्रकार की अभिक्रियाओं को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। मैं आपको यह समझाना चाह रहा था कि इसमें हालांकि रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का भी एडिशन हो रहा है पहले स्टेप में, और दूसरे स्टेप में इसमें इलेक्ट्रोफाइल का भी हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पहला स्टेप स्लो स्टेप
और उसमें न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा है और न्यूक्लियोफाइल के एडिशन के कारण से एक स्टेबल इंटरमीडिएट बन रहा है, कंपैरेटिवली स्टेबल इंटरमीडिएट बन रहा है। इस कारण से इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। तो आप ये दिमाग में बात बिठा लें कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन, वो क्या करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। यद्यपि जुड़ता दोनों है, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल भी, लेकिन रिएक्शन क्या कहलाती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का, स्लो स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का, रेडिएटिव बाइंडिंग स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा है। अब इस रिएक्शन को, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को समझें। इसमें जैसे ही न्यूक्लियोफाइल किस पर ऐड होगा, कार्बन पर। कार्बन कैसा, जो पार्शियली पॉजिटिव है। आप पहले वाले फिगर को पहले ध्यान से देखें तो क्या होगा कि इसमें कार्बन की जो स्थिति है, अब वो हाइब्रिडाइजेशन sp2 से sp3 हो रहा है। आप बीच वाली स्थिति पर जाएं, यहाँ पर क्या हो रहा है कि sp2 से sp3 आ रहा है कार्बन। यहाँ इसे sp2 कार्बन हो जाने पर ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन जाती है। इसको देखा आप ध्यान से, यहाँ पर था ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, इस पर न्यूक्लियोफाइल का ऐड हुआ, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, ऑक्सीजन की तरफ। तो ये जो स्थिति बनी, अब ये टेट्राहेड्रल बन गई। तो इंटरमीडिएट जो बन रहा है वो टेट्राहेड्रल बन रहा है। तो इसमें ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, ये जो कार्बन है, और इस कार्बन की यहाँ पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। यदि यहाँ पर पहले ऑक्सीजन पर जुड़ जाता तो ये कार्बन पर यहाँ पर जो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता और ये स्टेबल इंटरमीडिएट नहीं बनता। अब सेकंड स्टेप में जो फास्ट स्टेप है, मैंने कहा था पहला स्टेप स्लो स्टेप, दूसरा स्टेप फास्ट स्टेप। इस फास्ट स्टेप में यहाँ पर, इस फास्ट स्टेप में यहाँ पर क्या हुआ कि H पॉजिटिव जो बच गया था, या जो बचा हुआ इलेक्ट्रोफाइल है, वो आकर ऐड हो जाता है और इस प्रकार से एडिशन कंपाउंड बन जाता है। तो इस प्रकार की रिएक्शन क्या कहलाती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहलाती है। अभिक्रियाशीलता, इलेक्ट्रॉनिक तथा स्टेरिक प्रभाव के कारण से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में एल्डिहाइड कीटोन की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। अब ये बात आती है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन ज़्यादा दिखाएगा या कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो एल्डिहाइड कीटोनों की तुलना में अधिक रिएक्टिव होते हैं। कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के, जैसे HCN का योग। एल्डिहाइड और कीटोन हाइड्रोजन साइनाइड के योग से साइनोहाइड्रिन बनाते हैं। अब इसको समझो, देखो HCN किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, ये हम कह रहे हैं OH माइनस की उपस्थिति में रिएक्शन करेगा। तो किस में कन्वर्ट हो गया है, CN माइनस में और H2O में। पहला स्टेप समझ में आ गया। CN माइनस कैसा काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। किस पर जाकर जुड़ेगा, कार्बन एटम पर। क्यों जुड़ेगा, क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ कार्बन, ये CN माइनस इस कार्बन पर जाकर ऐड हो गया, ठीक है। और स्थिति हमारे पास में ये आ गई CN माइनस, और ये जो ऑक्सीजन था ये इलेक्ट्रॉन लेने जाने के कारण से ये O नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। तो एक इंटरमीडिएट बना, वो कैसा बना है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन जाता है जिसमें CN जुड़ा हुआ है। और बाद में ये जो H पॉजिटिव जुड़ेगा इससे, और H पॉजिटिव जो क्या बना देगा, ये साइनोहाइड्रिन बना देता है। तो जब कभी भी HCN का योग कराते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स में, तो क्या बनते हैं, साइनोहाइड्रिन बन जाते हैं। और साइनोहाइड्रिन्स का उपयोग संश्लेषित इंटरमीडिएट के रूप में या सिंथेटिक इंटरमीडिएट के रूप में होता है। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का योग, एल्डिहाइड और कीटोन पर NaHCO3 की अभिक्रिया कराएं तो क्या बनता है, एक बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड बनता है। यहाँ बात को समझें, देखो ये जो NaHSO3 है, ये पहले किस में कन्वर्ट होगा, Na प्लस और HSO3 निगेटिव में। बहुत ध्यान से बात समझना, Na प्लस और HSO3 निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो Na प्लस और HSO3 निगेटिव में भी वापस से HSO3 निगेटिव आएगा, ये कन्वर्ट होगा H प्लस में और SO3 2 निगेटिव में। समझ रहे हैं, पहले Na प्लस और HSO3 निगेटिव, उसके बाद HSO3 निगेटिव कन्वर्ट हुआ H प्लस और SO3 निगेटिव में। अब ये जो SO3 निगेटिव है इसको समझें S, इसमें 3 ऑक्सीजन, तीनों ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज। 3 ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज होने के बाद भी जो कार्बन पर जुड़ रहा है वो सल्फर एटम जुड़ रहा है, कार्बन पर ऑक्सीजन नहीं जुड़ रहा है। यहाँ ध्यान से देखें, ऑक्सीजन, तीनों ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज है, पार्शियली निगेटिव, पार्शियली निगेटिव, पार्शियली निगेटिव। तो जुड़ना कौन सा चाहिए था, ऑक्सीजन। जुड़ कौन रहा है यहाँ पर, सल्फर। सल्फर क्यों जुड़ रहा है कार्बन से, यहाँ इसको गहराई समझना है। क्योंकि सल्फर की न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑक्सीजन की तुलना में अधिक होती है। बहुत ध्यान से बात समझें, सल्फर की न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑक्सीजन की तुलना में अधिक होती है क्योंकि सल्फर का आकार ऑक्सीजन की तुलना में अधिक है। इस कारण से कार्बन से कौन जुड़ेगा, SO3 निगेटिव जुड़ेगा।
तो सबसे पहले ये C डबल बॉन्ड O में से ऑक्सीजन नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, इसके पास कौन आएगा SO3 2 नेगेटिव, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा SO3 नेगेटिव में और कार्बन से जुड़ जाएगा। अब इसके पास H पॉजिटिव और बचा हुआ ये Na पॉजिटिव जुड़ जाता है और क्या बन जाता है, एक एडिशन कंपाउंड बन जाता है। एल्कोहलों का संयोजन, जब कभी भी एल्डिहाइड से एल्कोहल का हम योग कराते हैं तो ये क्या होता है, एक पहले इंटरमीडिएट बनता है जिसे कहते हैं हेमी एसीटेल, और हेमी एसीटेल बाद में एसीटेल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब कीटोन पर कराते हैं तो पहले हेमी कीटेल बनता है, उसके बाद फिर वो कीटेल में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ देखें आप, एल्डिहाइड में एल्कोहल का योग कराओ, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, एक तो OR आ गया और साथ में कार्बन पर कौन जुड़ गया, OH, क्योंकि OH नेगेटिव R पॉजिटिव, OH कौन पर जाएगा नेगेटिव, कहाँ जाएगा, कार्बन पर, तो ये OH आ गया उस पर और OR जो R ग्रुप है वो चला गया ऑक्सीजन पर, तो ये बनता है हेमी मतलब आधा, हेमी एसीटेल बनता है। और ये जो OH ग्रुप है वापस से जब इसकी एक और एल्कोहल से रिएक्शन कराएंगे मॉलिक्यूल से तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसीटेल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से कीटोन की रिएक्शन कराइए तो पहले क्या बनेगा, हमें हेमी कीटेल बनता है और हेमी कीटेल के बाद में कीटेल बन जाता है। ग्लाइकोल से रिएक्शन करा रखी है जिसमें इथिलीन ग्लाइकोल कीटेल बनता है। अमोनिया और इसके डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन, ये आप ध्यान से समझें। देखो, अमोनिया के साथ जब कभी रिएक्शन कराएंगे तो पहले तो एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। आप ये मत समझना, यहाँ आपको ऐसा लग रहा होगा कि एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन कराई अमोनिया के साथ में तो H2O निकल गया तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई। ये है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही, पहले इसमें न्यूक्लियोफाइल का ही एडिशन हो रहा है और उसके बाद फिर इसमें से वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो रहा है। तो अमोनिया के साथ रिएक्शन या अमीन के साथ या हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ या हाइड्रोजीन फिनाइल हाइड्रोजीन या 2-फोल्ड डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन किसी के साथ भी रिएक्शन कराएं, है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही, लेकिन बाद में वाटर मॉलिक्यूल के एलिमिनेशन से हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। तो अमोनिया के साथ रिएक्शन पर हमें इमीन मिलती है। जब कभी हम इमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें सब्सटीट्यूटेड इमीन बनती है C डबल बॉन्ड N, जिसको हम कहते हैं शिप बेस भी कहते हैं। हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन कराएं तो ऑक्साइम्स बनते हैं। जब कभी C डबल बॉन्ड NOH होता है तो उसको ऑक्साइम्स कहलाते हैं, ऑक्साइम्स बनते हैं। हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन पर हाइड्रोजोन बनते हैं। फेनिल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन पर फेनिल हाइड्रोजोन बनते हैं। इसी प्रकार से 2-फोल्ड डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन कराने पर 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन बनते हैं। सेमी कार्बाजाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सेमी कार्बाजोन ये बनेंगे। मैकेनिज्म वही है जो हमने HCN के साथ सीखी थी। पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, जब एडिशन कंपाउंड बन जाएगा फिर उसमें से वाटर का एलिमिनेशन हो रहा है। तो अब आपको ना यहाँ ये ध्यान रखना है, आपसे एग्जाम में पूछेंगे हाइड्रोजन के साथ मान लीजिए प्रोपेनॉन की रिएक्शन कराइए या एस्टल्डिहाइड की रिएक्शन कराइए, तो आपको याद होना चाहिए कि हाइड्रोजन के साथ में हाइड्रोजोन बनेंगे। पहले एडिशन रिएक्शन दिखाइए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उसके बाद वाटर का एलिमिनेशन दिखाइए और हाइड्रोजोन बना दीजिए। रिडक्शन, एल्कोहल का रिडक्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड अथवा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ या फिर कोई भी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन कराने पर एल्डिहाइड और कीटोन अपचयित होकर प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल देते हैं। आपको याद होगा मैंने पहली वाली क्लास में कहा था कि जब कभी भी प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एल्डिहाइड और फर्दर ऑक्सीडेशन कराने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते, सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने पर कीटोन और कीटोन कराने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। फिर हमने कहा था वाइस वर्सा, कार्बोक्सिलिक अम्ल रिडक्शन पर एल्डिहाइड कीटोन और एल्डिहाइड कीटोन रिडक्शन पर एल्डिहाइड से प्राइमरी एल्कोहल और कीटोन से सेकेंडरी एल्कोहल बनते हैं। अब जो मैं कह रहा था कि एग्जाम में पूछेंगे, क्या पूछते हैं एग्जाम में कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट काम में लेते हैं, तो एल्डिहाइड और कीटोन, यहाँ बात ध्यान से समझिए, देखें कि एल्डिहाइड और कीटोन तो सोडियम बोरोहाइड्राइड से भी और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दोनों के साथ में रिड्यूस होकर क्रमशः प्राइमरी एल्कोहल और सेकेंडरी एल्कोहल देता है। यही अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल होता या कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव होते तो वो सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिडक्शन नहीं होता उनका, उनके लिए तो हमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की जरूरत पड़ती। तो यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट को भी आपको ध्यान में रखकर चलना है कि एल्डिहाइड और कीटोन के लिए तो सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ भी रिडक्शन हो जाता है और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ भी रिडक्शन हो जाता है और एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल बनते हैं। यहाँ समझे, देखो रिडक्शन ये भी है, लेकिन यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप सीधा सीधा एल्काइल ग्रुप में यानी कि CH2 में कन्वर्ट हो रहा है। जिंक मरकरी HCl, जब कभी भी कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन एल्डिहाइड अथवा कीटोन, इसको कार्बोनिल
कंपाउंड्स कहते हैं। इसकी रिएक्शन हम जिंक मरकरी HCl से कराएंगे तो ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा और इस प्रकार के रिडक्शन को क्लीमेंसन रिडक्शन कहते हैं। बहुत आता है एग्जाम में, ध्यान से समझ लें। पूछेंगे क्लीमेंसन रिडक्शन क्या है, या क्लीमेंसन रिडक्शन में कार्बोनाइल ग्रुप किस में कन्वर्ट होता है, या क्लीमेंसन रिडक्शन कराने पर प्रोपेनोन से क्या बनेगा, तो आप कहोगे प्रोपेन बनेगा। तो CH3CO किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3CH2CH3 में। तो हमें यह ध्यान रखना है, यहाँ पर कीटोन या एल्डिहाइड रिडक्शन पर अल्कोहल नहीं देते, बल्कि किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इस प्रकार के रिडक्शन को क्लीमेंसन रिडक्शन कहते हैं। और यह भी ध्यान रखना, पूछें क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या काम में लेते हैं, तो हमें याद रखना होगा कि जिंक मरकरी HCl यहाँ क्लीमेंसन रिडक्शन में काम में लिया जाता है। एक इसी प्रकार का और रिडक्शन है, इसको वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन कहते हैं। जब कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो पहले एक इंटरमीडिएट बन रहा है इमीन, आप ध्यान से देखें, और फिर इसका KOH और इथाइलिन ग्लाइकॉल इसके साथ में जब हम करा रहे हैं रिएक्शन तो ये क्या बन रहा है, एल्केन में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ भी एल्डिहाइड और कीटोन यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड एल्केन में कन्वर्ट होता है, लेकिन इसमें पहले हाइड्रोजन से रिएक्शन करा रहे हैं और हाइड्रोजन से रिएक्शन कराने पर फिर KOH और इथिलीन ग्लाइकॉल से करा रहे हैं। एक और बात यहाँ ध्यान में रखने की है कि यहाँ पर इससे है ना थोड़ा प्रोडक्ट की यील्ड है वो कम होती है। अगर हम केवल क्या लेते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं और फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं, हाइड्रोजन लेकर क्या कराते हैं हम, इसका हाइड्रोलाइसिस करा देते तो प्रोडक्ट की यील्ड कम प्राप्त होती। लेकिन KOH और इथिलीन ग्लाइकॉल मिलाने से इसका प्रोडक्ट की यील्ड बढ़ जाती है। इसको वांग मिलान मॉडिफिकेशन भी कहते हैं। तो इससे प्रोडक्ट यानी कि एल्केन की यील्ड इंक्रीज हो जाती है। ऑक्सीडेशन बात हम पहले कर चुके हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने पर क्या होगा कि एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ आप बात को ध्यान से समझो कि ये जो एल्डिहाइड्स हैं इनका कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीडेशन बहुत आसानी से हो जाता है। आसानी का मतलब क्या कि यहाँ हमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। स्ट्रॉन्ग से तो हो ही जाएंगे, लेकिन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में भी एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्लों में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन यदि कीटोन होता इसकी जगह तो वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्लों में परिवर्तित नहीं होते हैं। तो एल्डिहाइड सामान्य ऑक्सीकारक जैसे नाइट्रिक अम्ल, पोटेशियम परमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं, कीटोन भी देते हैं। लेकिन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट ये केवल एल्डिहाइड को ऑक्सीकृत करते हैं। अब यहाँ कैसे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है कि किस अभिक्रिया के द्वारा आप एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद करोगे, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड एंड कीटोन बाय अ रिएक्शन। तो आप लिख दोगे इसमें कि एल्डिहाइड की जब टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं यानी कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराते हैं तो उसमें सिल्वर मिरर बनता है, रजत दर्पण बनता है। तो एल्डिहाइड तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाएंगे, टॉलरेंस रिएजेंट डालने पर इसमें हमें टेस्ट आएगा और सिल्वर मिरर बन जाएगा। इसकी जगह यदि कीटोन होगा तो वो टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करेगा। तो हम टॉलरेंस रिएजेंट की सहायता से या फेलिंग सॉल्यूशन की सहायता से हम एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद या डिस्टिंग्विश हम कर सकते हैं कि एल्डिहाइड तो ये रिएक्शन देते हैं, कीटोन नहीं देते। या हम कहें वे पदार्थ जो टॉलन अभिकर्मक के साथ में, टॉलरेंस रिएजेंट के साथ में, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्शन पर सिल्वर मिरर बनाता है वे एल्डिहाइड होंगे। जो सिल्वर मिरर, जो कार्बोनिल कंपाउंड जो सिल्वर मिरर नहीं बनाएगा वो क्या होंगे, वो कीटोन होंगे। कीटोनों का ऑक्सीकरण सामान्यतः स्ट्रॉन्ग कंडीशंस में कराते हैं या इसके लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है और टेम्परेचर भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इनके ऑक्सीकरण में कार्बन कार्बन बॉन्ड का फ्यूजन होता है, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है इसका फिशन हो जाता है, ये टूट जाता है और जिससे कि कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिश्रण प्राप्त होता है। यहाँ आप समझने की कोशिश करो, देखो जैसे ये कीटोन है, अब इसका टॉलरेंस रिएजेंट से तो ऑक्सीडेशन होगा नहीं, फेलिंग से भी नहीं होगा, हमें तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो यहाँ ये जो कार्बोनाइल कार्बन है और एक जो साइड में कार्बन लगा हुआ है, इनमें कार्बन कार्बन बॉन्ड इसका टूट जाएगा और कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटने के बाद में ये किस में दोनों ही किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाएंगे। तो C1C2 विदलन के कारण से C1 और C2 का यदि यह बॉन्ड टूटता है तो क्या बनेगा, RCOOH R-CH2COOH। और यदि C2 C3 के बीच टूटता है
तो RCH2COOH R डैश COOH बनेगा। यह एक और बात समझो, देखो इसमें पोपॉप्स रूल भी रखता है। ये जो आपको कीटोन दिखाई दे रहा है ना, ये तो एक सिमेट्रिक कीटोन है। सिमेट्रिक कीटोन क्यों है? सिमेट्रिक कीटोन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसके दोनों तरफ कार्बन की श्रृंखला समान है। जब कार्बन की श्रृंखला समान है तो C1 और C2 के बीच भी बॉन्ड फिशन हो सकता है, C2 और C3 के बीच भी बॉन्ड फिशन हो सकता है। लेकिन यदि ये समान नहीं होती, मान लीजिए पेंटेन 3 की जगह पेंटेन 2 होता, आप मेरी बात समझ रहे हो ना, पेंटेन 2 यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH2 CH2 CH3, पेंटेन 2 होता, तो अब ये निश्चित हो जाता कि यहाँ पर कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच ही टूटेगा। क्यों? क्योंकि सब उस समय C डबल बॉन्डो ग्रुप छोटी वाली श्रृंखला के साथ में रहता है, ये नियम है। तो हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जब कभी भी ये जो सममित कीटोन नहीं है, असममित कीटोन है, उनका यदि हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, तो समय पोपॉफ का नियम काम आता है। अगर ब्यूटेन 2 होगा तो अब देखो एक तरफ हो गया CH3, एक तरफ हो गया CH2 CH3, तो ये जो C डबल बॉन्ड जो 2 पर है वो किसके साथ रहेगा? वो CH3 एक वाले के साथ में, तो हमें 2 मॉलिक्यूल एसिटिक अम्ल का मिलेगा। तो हमें यह याद रखना है कि जब कभी भी हम असममित कीटोन का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमें पोपॉफ नियम की सहायता से ही कार्बन कार्बन बॉन्ड का फिशन दिखाना है। टॉलरेंस रीजन, जैसे हमने पहले बात की कि एल्डिहाइड को ताज़ा बने अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, जिसको टॉलन अभिकर्मक कहते हैं, के साथ गर्म करने पर हमें क्या मिलता है? सिल्वर मिरर बनता है। तो RCHO इसकी रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है, क्षारीय माध्यम में रिएक्शन कराएंगे, RCOO नेगेटिव, मतलब ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में, ये जो एल्डिहाइड है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ये जो सिल्वर नाइट्रेट जो कॉम्प्लेक्स था वो किस में? सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है, और यही सिल्वर उस टेस्ट ट्यूब के चारों तरफ, उसकी दीवार के अंदर की दीवार की तरफ क्या बनाता है? सिल्वर मिरर बनाता है। फेलिंग सॉल्यूशन, जैसे हमने कहा था केवल एल्डिहाइड देते हैं, और फेलिंग अभिकर्मक 2 विलयन फेलिंग ए और फेलिंग बी से मिलकर बना होता है। फेलिंग ए में जलीय कॉपर सल्फेट का विलयन होता है, जबकि फेलिंग बी में सोडियम पोटेशियम टॉर्ट्रेट, जिसको हम रोशेल सॉल्ट भी कहते हैं, वो होता है। इन दोनों को समान मात्रा में मिला लेते हैं, और जब एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें लाल भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है। तो आपसे कहें कि अब आपसे 2 टेस्ट बताओ जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कर सको, तो आप पहला बता दोगे आप टॉलरेंस रिएजेंट, और दूसरा बता दोगे आप फेलिंग सॉल्यूशन से, कि वो कार्बोनाइल कंपाउंड जो फेलिंग सॉल्यूशन के साथ में रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट दे रहा है वो तो एल्डिहाइड है, जो रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट नहीं दे रहा है वो कीटोन है। तो इस आधार पर हम एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद या डिस्टिंग्विश हम कर सकते हैं। एल्डिहाइड संगत कार्बोक्सिलिक एसिड रेडाइन में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड इस परीक्षण को प्रतिक्रिया नहीं दर्शाते हैं। ये जो रिएक्शन जो दे रहे हैं वो कौन दिखाते हैं? एलिफेटिक एल्डिहाइड दिखाते हैं, और एलिफेटिक एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट है? लाल भूरा अवक्षेप किसका मिल रहा है यहाँ पर? Cu2O यानी कि क्यूप्रस ऑक्साइड का मिल रहा है। क्यूप्रिक ऑक्साइड यहाँ पर क्यूप्रस में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ कॉपर का तो हो रहा है रिडक्शन, और एल्डिहाइड का हो जाता है ऑक्सीडेशन, किसमें? कार्बोक्सिलेट आयन में, जो फाइनली कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है। मेथिल कीटोन की हैलो फॉर्म द्वारा ऑक्सीकरण, ऐसे कीटोन जिनमें कम से कम एक मेथिल समूह कार्बोनिल कार्बन से जुड़ा रहता है, यानी कि यहाँ पर जो C डबल बॉन्ड है वो कार्बन नंबर 2 पर है, एक CH3 हो गया, उसके बाद C डबल बॉन्ड, फिर आगे कुछ भी ग्रुप हो सकता है। उसकी यदि हम सोडियम हाइपोहैलाइड द्वारा रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? हमें यहाँ पर हैलो फॉर्म प्राप्त होता है। हम यह भी कर सकते हैं इसकी रिएक्शन हैलोजन के साथ कराएं, इसमें हम QH या NUH ले सकते हैं, और उससे हमें क्या मिलता है? जो मिथाइल समूह है वो हैलो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ समझे इस रिएक्शन को, क्योंकि हमने क्या कहा? पहली शर्त ये जरूरी है कि कार्बोनाइल कार्बन से CH3 जुड़ा होना चाहिए, तो ये CH3 जुड़ा हुआ है। अब इसकी हमने रिएक्शन या तो NaOH और हम किससे कराएं? I2 के साथ में, या ले हम Cl2 या ले Br2। I2 के साथ लेंगे तो आइडो फॉर्म बनेगा, यदि हम Br2 के साथ लेंगे तो ब्रोमो फॉर्म बनेगा, और Cl2 लेंगे तो क्लोरोफॉर्म बन जाता है। तो इसकी जब रिएक्शन कराते हैं तो RCOONA बन जाएगा प्लस CHX3, तो CHX3 में तो CHCl3 है तो क्लोरोफॉर्म, CHBr3 तो ब्रोमोफॉर्म, और CHI3 है तो ये आइडोफॉर्म बन जाता है। तो ये हेलो फॉर्म रिएक्शन कहलाती है। हेलो फॉर्म रिएक्शन कौन दे रहे हैं? ऐसे दे रहे हैं जिनमें कि
कार्बोनिल कार्बन से अल्फा समूह कौन सा जुड़ा हुआ हो, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, और उससे हमें हेलो फॉर्म मिल जाता है। इसी प्रकार का एक और एग्जाम्पल देख रखा है, सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ रिएक्शन करा रखी है और उसमें भी हमें इसी प्रकार का प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, जिसमें क्लोरोफॉर्म हमें प्रोडक्ट के रूप में मिल रही है। तो हेलो फॉर्म रिएक्शन भी एग्जाम में काफ़ी आती है, उसको आप आसानी से लिख देंगे। जो आगे की कक्षाएँ हैं उनमें इसके आपको रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में आएगी कि किस प्रकार से 3 मोल हम काम में लेते हैं, हेलोजन के 4 मोल लेते हैं NaOH के काम में, ये रिएक्शन किस प्रकार से होती है, एक एक CH3 का H किस प्रकार से हटता चला जाता है, पहले CH2I आएगा, फिर CHI2 आएगा, फिर CI3, फिर CI3 निगेटिव बनेगा। ऐसे ये जो मैकेनिज्म पूरी है वो आपको आगे की कक्षाओं में आएगी। तो इस क्लास में हमने क्या सीखा? हमने सीखा इसमें पहले एल्डिहाइड और कीटोन के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में सीखा, उनके भौतिक गुणों के बारे में जाना, कि किस प्रकार से मॉलिक्यूलर वेट बढ़ते जाने पर उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते चले जाते हैं। हमने यह भी जाना केवल एल्डिहाइड कीटोन में से केवल मिथेनॉल ऐसी है जो रूम टेम्परेचर पर गैस है, बाकी लिक्विड और सॉलिड्स होते हैं। उसके बाद हमने इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में जाना। हमने ये जाना कि एल्डिहाइड और कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं। हमने यह भी सीखा जब ये न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है तो हमें एक जो इंटरमीडिएट बनता है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है और बाद में जाके वो एडिशन कंपाउंड बनाते हैं। हमने HCN के साथ इसकी रिएक्शन देखी, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन देखी, अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स के साथ में हमने देखा कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं। फिर हमने देखा कि एल्डिहाइड और कीटोन का जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है और रिडक्शन कराने पर ये क्रमशः प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ हमने ध्यान से कहा था, देखें यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में या तो सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड काम में लेते हैं। हमने यह भी सीखा कि जब एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराते हैं तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे टॉलरेंस रिएजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन से इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, वहीं जब हम कीटोन का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड का फिशन होता है। कार्बन कार्बन बॉन्ड के फिशन के संदर्भ में हमने कीटोन में पोपअप्स रूल को भी हमने सीखा। हमने क्लीमेंसन रिडक्शन के बारे में जाना, हमने वुल्फ किस्नर रिडक्शन के बारे में जाना, हमने उसके बाद अंत में हेलो फॉर्म रिएक्शंस के बारे में सीखा। अगली क्लास में फिर हम इसकी अन्य रिएक्शंस के बारे में जानेंगे और कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में हम गहराई से पढ़ेंगे। धन्यवाद।